नमस्कार। आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। मैं हूं विजय। सत्ता हासिल करना और हर हाल में सत्ता में बने रहना, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी और उनके चाणक्य अमित शाह ने तमाम उठापटक और तमाम तरह के प्रयोग करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में तो पहुंचा दिया। पहले एकनाथ शिंदे की अगुवाई में बीजेपी सत्ता में शामिल हुई, तो देवेंद्र फडणवीस ने अपमान सहकर भी उप मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। 2024 के चुनाव में दिल्ली के प्रयोग और आगे बढ़े। एकनाथ शिंदे की पीठ पर सवार होकर बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बनवा लिया। नरेंद्र मोदी की सत्ता और अमित शाह की सियासत का ये पूरा एपिसोड आप साल 2022 से लगातार अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के फिर से महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के बाद उस राजनीतिक धारावाहिक का समापन हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि मोदी शाह की सियासत पर अब एकनाथ शिंदे और उनकी शिवसेना की सियासत भारी पड़ती नजर आ रही है। मतलब एक ट्विस्ट आ रहा है इसमें, क्योंकि जब से देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनी है, तब से, बल्कि फडणवीस की शपथ से भी पहले से एकनाथ शिंदे की नाराजगी भी सबको दिखाई दे रही है। अब बात यहां तक आ पहुंची है कि शिंदे के एक मंत्री ने सीधे सीधे शिवसेना के साथ दोयम दर्जे का सलूक करने का आरोप लगाया है। एक मंत्री तो अपने मंत्रालय को बंद करने तक की बात कह रहे हैं। इस बात को फडणवीस सरकार में शिंदे सेना की बेइज्जती की पराकाष्ठा ना समझा जाए तो फिर क्या समझा जाए। महायुति की गठबंधन सरकार में शिंदे सेना और बीजेपी के बीच टकराव तो पुराना है। अब इस टकराव का नया फ्रंट खुल गया है, शिंदे सेना और अजित पवार के बीच, जो कि महायुति सरकार की तीसरी बैसाखी है। इस पूरे मामले को आपके सामने हम रखें, उससे पहले उन दो बड़े सवालों को समझ लीजिए जो मोदी और अमित शाह की बनाई हुई इस महायुति गठबंधन की खींचतान से खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल ये कि हर हाल में सत्ता में बने रहने के तमाम प्रयोग कहीं अब सरकार की स्थिरता पर ही सवालिया निशान तो नहीं लगा रहे हैं। हालांकि आप कह सकते हैं कि अपने प्रयोगों से ही मोदी जी और अमित शाह ने महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सीटें इतनी कर ली हैं कि फडणवीस सरकार खतरे में नहीं आ सकती। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मजबूरी क्यों बने हुए हैं एकनाथ शिंदे, ये भी हम आपको समझाएंगे। एक और अहम सवाल है कि लगातार इस खींचतान के बीच क्या राज्य और जनता की फिक्र कोई करेगा, या फिर जोड़ जुगाड़ और राजनीतिक प्रयोगों के जरिए सत्ता हासिल करने के बाद जनता अब हाशिए पर ही रहेगी। इसकी एक वानगी आप सरकार की एक सुपरहिट पॉलिसी माझी लाडली बहन योजना में देख चुके हैं। सत्ता मिलते ही फडणवीस सरकार ने किस तरह लाखों लाडली बहनों से पल्ला झाड़ लिया है, ये सब आप जानते हैं। शिंदे सेना के मंत्री का ये ताजा जो विवाद आ रहा है, ये उसी योजना से जुड़ा हुआ है। इसकी जड़ें वहीं से निकल रही हैं। आप ये भी ध्यान रखिएगा कि इस योजना का ऐलान 2024 में हुए विधानसभा चुनाव से ऐन पहले एकनाथ शिंदे सरकार ने ही किया था। हालांकि असल में ये सत्ता हासिल करने का बीजेपी का सुपरहिट फॉर्मूला बन चुका है, जिसको कई जगह आजमाया गया, और इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने की थी। महाराष्ट्र में इस योजना की घोषणा के दम पर बीजेपी को सत्ता तो मिल गई, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री भी बन गए, लेकिन कर्ज में डूबे महाराष्ट्र के लिए इस योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त 2100 रुपए
जी हां, 2100 रुपये महीना देना भारी पड़ रहा है। इससे बचने के लिए पहले तो सरकार ने लाभार्थियों की समीक्षा के नाम पर 5 लाख से ज्यादा बहनों का इस योजना से पत्ता ही काट दिया। लेकिन एकनाथ शिंदे की पिछली सरकार के कर्ज के बोझ और लाभार्थी बनाने की नरेंद्र मोदी की जो सियासत है, उससे देवेंद्र फडणवीस सरकार फिर भी उबर नहीं पा रही है। ऐसे में इस योजना के लिए फंड का इंतजाम दूसरे मंत्रालयों से किया जा रहा है और यही महायुति के झगड़े की नई वजह है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कोटे से सामाजिक न्याय मंत्री हैं संजय शिरसाट। संजय शिरसाट ने आरोप लगाया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो धनराशि रखी गई है, उसको लाडली बहन योजना के लिए डाइवर्ट किया जा रहा है। मतलब इधर का पैसा उधर। शिरसाट इस पर भड़के और उन्होंने कहा कि वो अपमानित क्यों महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनको बताया ही नहीं गया कभी कि सामाजिक न्याय विभाग से लगभग 400 करोड़ रुपए डाइवर्ट कर दिए गए और वो उसी विभाग के मंत्री हैं। उनका कहना है कि उनको ये जानकारी भी मीडिया के जरिए मिली और इसी पर भड़कते हुए उन्होंने कहा कि अगर सामाजिक न्याय विभाग की जरूरत ही नहीं है तो इसे बंद कर देना चाहिए। जिस महकमे का बजट डाइवर्ट किया गया है उसे भी आप गंभीरता से समझ लीजिए। दलित आदिवासी समाज की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। इस समाज की बुनियादी जरूरतों और सामाजिक न्याय की राजनीति करके राहुल गांधी और पूरा इंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी की राजनीति को किस तरह मात दे चुका है। मोदी जी बैसाखियों पर आटिके हैं, ये भी आप सब देख ही रहे हैं। और अब खुद नरेंद्र मोदी को जाति जनगणना कराने का फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। वही बात जो राहुल गांधी संसद से लेकर सड़क तक टंके की चोट पर कहते आए थे और लगातार कहते आ रहे थे। ये सब कुछ आपके सामने है। लेकिन शिंदे सेना के मंत्री की नाराजगी ने यह भी दिखा दिया कि जाति जनगणना का ऐलान करने वाली बीजेपी सरकार असल में क्या कर रही है। दलित आदिवासियों के बजट में ही कटौती कर रही है। इससे सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, मोदी जी की राजनीति की असलियत भी सामने आती है। अब जिस बात का अंदेशा है कि जाति जनगणना सिर्फ बिहार चुनाव के मद्देनजर सत्ता का एक सियासी शिगुफा बनकर रह जाएगा, जैसा कि अक्सर मोदी जी के समय में चल रहा है, और उस अंदेशी की तस्वीर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की पार्टी दिखा रही है। इतना ही नहीं, शिंदे सेना के एक और मंत्री ने आरोप लगाया है। उनका कहना है कि एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री रहते उनकी पार्टी को पूरा सम्मान मिलता था, लेकिन अब शिवसेना के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। इस मामले में शिवसेना के निशाने पर सीधे सीधे तो अजित पवार और उनकी पार्टी ही है, क्योंकि अजित पवार वित्त मंत्री हैं। बजट के दौरान भी शिंदे सेना ने उनके कोटे वाले मंत्रालयों को कम फंड देने का आरोप लगाया था। जवाब में अजित पवार के मंत्रियों और पार्टी नेताओं ने भी शिंदे सेना पर जमकर पलटवार किया। शिंदे को नखरेबाज और सौदेबाज तक बता दिया गया था उस वक्त। लेकिन शिंदे सेना का अजित दादा के साथ इस टकराव के असल निशाने पर बीजेपी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे और उनकी पूरी पार्टी की नाराजगी की शुरुआत ही बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने यानी देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई के साथ ही हो गई थी। जैसे ही बीजेपी का मुख्यमंत्री बना, वो एक कसमसाहट आ गई इस पक्ष में। एकनाथ शिंदे नरेंद्र मोदी और अमित शाह का महाराष्ट्र की राजनीति में किया गया एक ऐसा प्रयोग है जिसने बीजेपी को सत्ता तो दिला दी, लेकिन ये प्रयोग अब दिल्ली के साथ साथ महाराष्ट्र में भी बीजेपी के गले की हड्डी बन चुका है। एकनाथ शिंदे वाले प्रयोग ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली बीजेपी को सहयोगी दलों की नजर में संदिग्ध बना दिया है।
ये मौजूदा बीजेपी की सबसे बड़ी मुश्किल है। और दूसरी मुश्किल यह है कि तोड़फोड़ और जुगाड़ से जो सत्ता हासिल होती है, उस सत्ता की कोई गारंटी नहीं होती, जैसा मोदी जी दिल्ली और बिहार में देख ही रहे हैं। महाराष्ट्र में भी वही अंदेशा लगा रहता है। हालांकि महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी के 132 विधायक हैं और सरकार के लिए बहुमत का आंकड़ा 145 है, यानी अकेले दम पर बहुमत से सिर्फ 13 सीट दूर है बीजेपी। 57 विधायकों वाली शिंदे सेना बेशक अपने अपमान से नाराज है, लेकिन अजीत दादा की एनसीपी तो अपने 41 विधायकों के संग बीजेपी के साथ ही खड़ी है। लेकिन आप ये भी याद रखिए कि एकनाथ शिंदे के मराठा और हिंदुत्व कार्ड की जरूरत नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अजित पवार से कहीं ज्यादा है। एकनाथ शिंदे का अलग होना महाराष्ट्र में मोदी और शाह की सियासत में सिर्फ शिंदे के 57 विधायकों का अलग होना भर नहीं है, बल्कि शिवसेना के वापस अपने पुराने स्वरूप में और अपनी पुरानी ताकत में लौटने की राह भी दिखाता है। महाराष्ट्र में जिन उद्धव ठाकरे को कमजोर करने के लिए मोदी और शाह ने एकनाथ शिंदे वाला प्रयोग किया, वो उद्धव ठाकरे फिर मजबूत हो सकते हैं अगर एकनाथ शिंदे नाराज होकर बीजेपी से अलग हो जाएं तो। बेशक एकनाथ शिंदे उद्धव से हाथ ना भी मिलाएं तब भी, क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे बीजेपी से अलग होते हैं तो अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाली नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति पूरी तरह बेपर्दा हो जाएगी। उद्धव और राज ठाकरे के नजदीक आने की खबरें भी महाराष्ट्र की सियासत में काफी दिनों से तैर रही हैं। हालांकि अभी बीजेपी सत्ता में बनी भी रह सकती है, लेकिन 2029 में उसकी कमजोर हालत का अंदाजा कोई भी लगा सकता है। और जहां तक अजीत पवार का सवाल है, उनके लिए पार्टी नहीं सत्ता अहम है। यानी किसी भी बदलते वक्त के साथ अजीत दादा का बदल जाना महज वक्त की बात है, किसी को हैरानी नहीं होती, क्योंकि लोग यही देखते आए हैं। इन सब बातों का एहसास बीजेपी को भी है और दिल्ली लॉबी को भी। दिल्ली में मोदी जी वैसे भी नीतीश कुमार और बिहार की सियासत में पहले से ही उलझे हुए हैं। अब अगर वहां समीकरण बिगड़े तो मोदी जी की अपनी कुर्सी खतरे में आ सकती है। मोदी जी की बैसाखियों में एकनाथ शिंदे के 7 सांसद भी फिट हैं। मोदी जी की कुर्सी हिलाने के लिए सहयोगियों से ज्यादा स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही आतुर है, जिसका खतरा अभी टला नहीं है। सितंबर में मोदी जी की उम्र 75 साल होने के बाद क्या होगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। एक बार दिल्ली की सत्ता या सिर्फ नरेंद्र मोदी की पोजीशन ही जरा सा डगमगाई तो मुंबई में सत्ता का बचे रहना वैसे ही मुश्किल हो सकता है। शायद इसीलिए महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष और फडणवीस के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने गठबंधन की खींचतान को खारिज करते हुए कहा कि मैं खुद संजय शिरसाट से बात करूंगा और मुख्यमंत्री हर समस्या का समाधान निकाल लेंगे। गठबंधन वाली इस सत्ता के आपसी झगड़े पर उद्धव की शिवसेना भी हमलावर है। उसका लहजा चुटकी लेने वाला है, क्योंकि सामने उसके पुराने साथी एकनाथ शिंदे हैं। उद्धव की शिवसेना एकनाथ शिंदे की चुप्पी पर कटाक्ष कर रही है, तंज कर रही है कि शिंदे किस तरह का शेर है, क्या वो अपने मंत्रियों के लिए खड़ा नहीं हो सकता। उद्धव के सेनापति राज्यसभा सांसद संजय राउत तो हर मौके पर सरकार को घेरते ही रहते हैं। संजय राउत ने चुटकी लेते हुए कहा कि अजित पवार एक अच्छे वित्त मंत्री हैं, अपने विषय को अच्छी तरह जानते समझते हैं। अगर उन्होंने वोट पाने के लिए लाडली बहन योजना का वादा किया है तो फंड देने में शिकायत क्यों। खैर,
विपक्ष के हमलों से तो फडणवीस सरकार और दिल्ली दरबार बेफिक्र रह सकता है, लेकिन अपने सहयोगी दलों के बीच जो खींचतान है उससे फडणवीस से लेकर दिल्ली तक की मुसीबत बढ़ सकती है। शायद हर सहयोगी को इंतजार 17 सितंबर का है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी उम्र के 75 बसंत पूरे कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा? दिल्ली से बिहार तक, मुंबई से राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक नजर सिर्फ दूसरे दलों और उनके नेताओं की ही नहीं है, नजर तो मोदी जी के अपने नेताओं की भी है। सत्ता और सियासत की इस पूरी चाल पर नजर हमारी भी है, और नजर आप लोग भी रखिए। हमारे इस वीडियो पर अपनी राय और सलाह कमेंट में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपसे इसी अनुरोध के साथ हम लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।